खंड 2 अध्याय 17। ओह मिस्टर डोंग, झांग फांग एक कोने से बाहर निकल आया। मैं यहाँ हूँ मिस्टर डोंग। झांग फांग स्वाभाविक रूप से एक डरपोक व्यक्ति था। अब डोंग सी यांग के बगल में खड़ा होकर वह और भी अधिक आज्ञाकारी लग रहा था। झोयू के जानने वाले लोगों में फू यी झुओ सबसे मजबूत था, लेकिन अब वह दूसरे नंबर पर था। इस मिस्टर डोंग का सिर सामान्य था, लेकिन उसका शरीर मांसल था। उसका पूरा शरीर इतना मजबूत था मानो पत्थर से तराशा गया हो। उसके सूट के नीचे की मांसपेशियां उभरी हुई थी, जिससे तंग सूट में एक भी शिकन नहीं थी। डोंग सी यांग का सुंदर रूप फू यी झुओ से अलग था। यद्यपि फो नहर ट्रैक का शरीर मजबूत है, उसका आचरण बहुत सुंदर और अत्यंत विनम्र है। डोंग टू डोंग का शरीर और आचरण दोनों ही कठोर थे। उसके चेहरे पर एक भयावह और चालाक भाव था, जो उसके मुस्कुराने पर और भी स्पष्ट हो जाता था। उसकी बाईं भौं पर एक गहरा निशान था, जो उसकी भौं के सिरे को काट कर सीधा उसकी पलक तक फैला हुआ था, जिससे उसका चेहरा और भी ज्यादा क्रूर लग रहा था। हालांकि डोंग सियांग ने शालीनता से कपड़े पहने थे, लेकिन वह बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं लग रहा था। ओह माय! झोयू को अचानक पिछली बार झांग फैंग और झाओ टेंग के बीच हुई बातचीत याद आ गई। डोंग सियांग वास्तव में जेल में था। उसने क्या अपराध किया था? वह विचारों में खोई हुई थी कि अचानक उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। चू वैन ने अपना सिर उठाया। डोंग टू डोंग की बड़ी आकृति उसके सामने खड़ी थी। डोंग टू डोंग ने उसे घूरा। उसकी आंखें तीखी थी। नया व्यक्ति? उसके बगल में ट्रुओंग फोंग ने जल्दी से परिचय कराया। हाँ हाँ, नया कर्मचारी, एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र, बहुत अच्छी कार्य क्षमता। उसने उत्साहपूर्वक डोंग सी यांग को झोयू का बायोडाटा दिखाया। डोंग सी यांग ने झांग फैंग की ओर देखा। क्या मैं तुमसे पूछ रहा हूँ? झांग फैंग ने अपना मुंह बंद कर लिया। झोयू ने खड़े होकर डोंग सी यांग का अभिवादन किया। नमस्ते मिस्टर डोंग। डोंग सी यांग ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर धीरे से कहा, तुम महिलाओं की भर्ती क्यों कर रहे हो? झोयू स्पष्ट रूप से सुन नहीं सका। क्या? डोंग सी यांग ने भौहें सिकोड़ी और अपना सिर हिलाया। आगे बढ़ना जारी रखा। जब वह ली शुन के पास पहुंचा तो रुक गया। झांग फैंग ने धीरे से कहा, यह ली शुन है, एक नया कर्मचारी। ली शुन वह किताब पढ़ रहा था जो झोयू आज सुबह लाया था। वह कई अन्य पुस्तकें और दस्तावेज भी लेकर आईं, जिनमें से अधिकांश व्यावहारिक थीं, लेकिन लितुआन ने केवल सैद्धांतिक पुस्तकें ही चुनी। U3D प्रोग्राम के निर्माता द्वारा लिखी गई यह पुस्तक सभी गेम इंजनों का दोहन करने के तरीके का एक बुनियादी परिचय प्रदान करती है। उन्होंने सुबह से दोपहर तक पढ़ना शुरू किया और पुस्तक का लगभग छठा हिस्सा पढ़ लिया। जिस लाई तुआन को चू वान समझता था, उसकी पढ़ने की गति अब बहुत धीमी हो गई थी। लेकिन एक बात अभी भी वैसी ही थी जैसी पहले थी, वह यह कि वह बहुत ध्यान से पढ़ रहा था। भले ही भूकंप आ जाए, लेकिन इससे उसे कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए बेशक उसने डोंग सी यांग और झांग फैंग को अपने बगल में खड़े नहीं देखा। झांग फैंग ने हल्की खांसी की। ली शुन ने अभी भी ध्यान नहीं दिया था। वह एक हाथ से अपने सिर को सहारा दे रहा था। उसका चेहरा इस तरह से झुका हुआ था जैसे कि वह कुछ सोच रहा हो। अचानक उसके हाथ से किताब छीन ली गई। ली शुन का चेहरा काला पड़ गया। डोंग सी यांग ने अपने हाथ में अंग्रेजी की किताब पलटी, फिर ली शुन की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम इसे समझते हो? ली शुन ने धीरे से कहा, थोड़ा बहुत। डोंग सी यांग ने उसे किताब लौटा दी और अपनी डेस्क पर वापस आ गया। मेज बहुत गंदा था। उसने सुविधाजनक ढंग से जगह बनाने के लिए सामान को एक तरफ धकेल दिया, अपने कॉलर के बटन खोले, फिर मेज पर दस्तक दी। आउच! झांग फैंग समझ गया।
उसने सिर झुकाया और अपने काम की रिपोर्ट देने लगा। झोउ यू रुक गया और झांग फैंग की रिपोर्ट को चुपके से सुनने लगा। ट्रुओंग फोंग ने डोंग तु डुओंग को गेम की प्रगति देखने के लिए लैपटॉप दिया तथा लगभग आधे घंटे तक उसे समझाया। चू वान ने 10 मिनट से ज्यादा समय तक सुना और आखिरकार समझ गया कि इस कंपनी की समस्या क्या थी। राष्ट्रपति डोंग पूरी तरह से बाहरी व्यक्ति थे। ट्रुओंग फोंग ने अनगिनत कंप्यूटर शब्दावली का इस्तेमाल किया, जिनमें से 7 भाग गलत थे और शेष 3 भाग बकवास थे। उन्होंने अजय जनरल का परीक्षण किया, फिर डोंग तु डुओंग को लू बू का चरित्र दिखाया और बिना रुके बात करना जारी रखा। अगर यह तथ्य न होता कि झोउ यू इस खेल की प्रकृति को इतनी अच्छी तरह से समझती है, जब उसने झांग फैंग का परिचय सुना तो उसने सोचा होगा कि यह एक अनूठा और अद्भुत काम है। झाओ टेंग ने क्यूक्यू के माध्यम से झोउ यू को एक निजी संदेश भेजा। उसने इसे खोला और पढ़ा। क्या यह एक तानाशाह और एक नपुंसक जैसा दिखता है? झोउ यू ने ली शुन को देखा, जो एक कलम पकड़े हुए एक किताब पर लिख रहा था, जैसे कि कंपनी में जो कुछ भी हो रहा था उसका उससे कोई लेना देना नहीं था। डोंग सी यांग ने फाउंटेन पेन पकड़ लिया जो अब इस्तेमाल करने योग्य नहीं था। उसकी उंगलियां मोटी और बड़ी थीं। पेन उसके हाथ में एक बच्चे के खिलौने की तरह था। उसने उदास चेहरे से झांग फैंग को देखा। दूसरे शब्दों में, जब मैं गया था, तब तुम्हारे हाथों में 2 में से एक प्रोजेक्ट अभी भी ठप था, जबकि दूसरा पूरी तरह से आगे बढ़ने में असमर्थ था, है न? हालांकि डोंग सी यांग को कंप्यूटर की शब्दावली समझ में नहीं आती थी, लेकिन वह झांग फैंग के झांसे में नहीं आया। झोउ यून ने देखा कि झांग फैंग की पीठ झुकने लगी है। डोंग तु डुओंग ने पेन को टेबल पर पटक दिया। मीटिंग। चू वैन और ली तुआन सहित सभी कर्मचारी बैठक में उपस्थित थे। इस बार वे उस अंधेरे कमरे में नहीं गए, बल्कि 5 लोग एक पंक्ति में खड़े होकर नेता के बोलने का इंतजार कर रहे थे। वे नीचे से लेकर ऊपर तक बहुत अच्छी तरह से पंक्तिबद्ध थे। झोउ यू ने 10 सेंटीमीटर ऊंची एड़ी पहनी थी, इसलिए वह ली शुन के बगल में खड़े अन्य 3 पुरुष कर्मचारियों से लंबा था। डोंग सियांग उनके सामने खड़ा था, एक हाथ अपने कूल्हे पर, दूसरा उनकी ओर इशारा करते हुए। इस तरह की सिर्फ 2 आसान तरकीबें, और यह कई महीनों तक चली। मैंने कितने लोगों को बर्बाद किया? मैंने तुम लोगों पर कितना पैसा लगाया? नतीजा क्या हुआ? लानत है, अब कुछ भी नहीं है। मुझे खुद बताओ, क्या मुझे तुम लोगों को मार देना चाहिए? डोंग सियांग गो शिजी के सामने चला गया, उसकी नाक की ओर इशारा करते हुए। बेकार। गो शिजी का पूरा शरीर कांप उठा। झाओ टेंग की ओर मुड़ते हुए। बेकार। झाओ टेंग ने अपना सिर नीचे किया और मरने का नाटक किया। जब झांग फैंग की बारी आई, तो डोंग सियांग ने निर्णायक रूप से कार्रवाई की। उसने त्रुओंग फोंग की ठोड़ी पकड़ी और उसे मुर्गे की तरह 5 मीटर ऊपर उठा लिया। मिस्टर डोंग, मिस्टर डोंग, मैं गलत था। झांग फांग पंजों के बल खड़ा हुआ और दर्द से भीख मांगते हुए बोला, मैं वाकई गलत था, मिस्टर डोंग, कृपया मुझे माफ कर दें। झांग फांग का चेहरा लाल होता देख झोउ यू को संकोच होने लगा कि उसे रोके या नहीं। लेकिन उसे साक्षात्कार के दौरान झांग फैंग की शुरुआती उपस्थिति याद आ गई, साथ ही पिछले 2 दिनों में काम पर उसका रवैया, और अभी अभी डोंग सियांग को धोखा देने की उसकी पूरी तरह से इच्छा की अभिव्यक्ति। उसने सोचा, उसे अभी भी उसका गला घोंटकर मार देना चाहिए। लेकिन अंत में डोंग सियांग ने फिर भी जाने दिया। झोउ यू ने चुपके से देखा और पाया कि केवल झांग फैंग की ठोड़ी ही दबाने से लाल हो गई थी। उसकी गर्दन पर कोई निशान नहीं था। डोंग तु डोंग ने अपनी हड्डियां मसली। बताओ, ये दोनों खेल अच्छे हैं या नहीं? परिणामस्वरूप डोंग सियांग के इधर उधर घूमने के बाद
वह अपनी मूल बोलने की स्थिति में लौट आया। किसी ने जवाब नहीं दिया। अंत में झांग फांग ने फिर भी झिझकते हुए चुप्पी तोड़ी। मुझे अभी भी लगता है। उसने अभी कुछ शब्द कहे ही थे। जब उसने डोंग सियांग की आंखों को देखा तो उसने तुरंत खुद को सही किया। मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा नहीं है। डोंग सियांग ने उसे डांटा, लानत है, क्या तुमने इसे नहीं देखा या तुम अभी भी दूसरों को इसे खेलने देना चाहते हो? झांग फांग कांप उठा। डोंग सियांग ने उसकी ओर इशारा किया। पहले जब तुम प्रोजेक्ट विकसित करना चाहते थे तो तुम सभी प्रकार के सुंदर शब्द निकालने में सक्षम थे। अब क्या हुआ? अब वह लानत वाला खेल केवल आधा ही बना है और पहले से ही देखने लायक नहीं है। क्या कारण है? निष्पादन बहुत खराब है। सभी की निगाहें उस आवाज की ओर मुड़ गई जो अचानक गूंज उठी। पांचों पुरुषों ने एक महिला को देखा। झो यू ने लगातार बोलना समाप्त किया। दोनों खेलों का मूल उद्देश्य ठीक था, लेकिन कार्यान्वयन के दौरान आने वाली समस्याएं बहुत बड़ी थीं। इसलिए यह लंबा खिंचता चला गया। माहौल में मौत जैसा सन्नाटा था। डोंग सी यांग ने अपनी जेब से सिगरेट निकालते हुए डेस्क पर झुककर बात की। सिगरेट जलाते हुए उसने झांग फैंग से कहा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि कंपनी में महिलाओं को काम पर न रखो। झो यून की आंखें चौड़ी हो गईं। डोंग सी यांग, व्यापार जगत एक युद्ध के मैदान की तरह है। अभी हम एक युद्ध बैठक में हैं। जनरल के तंबू में महिलाएं हैं, इसलिए हम युद्ध जीतने पर कैसे ध्यान केंद्रित कर सकते हैं? झो यून अवाक रह गया। हाँ हाँ, झांग फैंग की अभिव्यक्ति गंभीर थी। यह मैं ही हूँ जिसने इस पर ध्यान से विचार नहीं किया। डोंग सी यांग ने फिर कहा, इसके अलावा आपने अपने साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अच्छे बोलने के कौशल वाले प्रतिद्वंद्वी को भी भर्ती किया है। झो यून डोंग सी यांग के शब्दों से दंग रह गया। उसके समझाने का इंतजार किए बिना डोंग सी यांग ने अपनी सिगरेट का एक गहरा कश लिया और सभी से कहा, मुझे पहले से ही पता है कि आप लोग किस स्तर पर हैं। मुझे आपसे यह वादा करने की जरूरत नहीं है। मुझे बस किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो बाहर आकर मुझसे कहे, अरे, तुम अकेले ही इस प्रोजेक्ट को अच्छे से कर सकते हो। उसने सिगरेट पकड़ी और उनकी ओर इशारा किया। क्या कोई यह कर सकता है? क्या तुम मुझे बता सकते हो कि कोई यह कर सकता है? अभी भी पूरी तरह से सन्नाटा था। डोंग सी यांग ने सिगरेट जमीन पर फेंक दी, पीछे मुड़ा और डेस्क की दराजों में टटोला। मेरा चाकू कहाँ है? सभी चुप हो गए। जब सभी डरे हुए थे, ली शुन पलटा और अपनी सीट पर वापस चला गया। डोंग सी यांग के सिर के पीछे आंखें लगी हुई थी और अचानक पलटा और उस पर चिल्लाया, रुको, तुम्हें जाने के लिए किसने कहा? क्या मैंने कहा था कि हम अलग हो गए हैं? ली शुन पलटा और शांति से बोला, तुम्हारी मीटिंग से क्या नतीजे निकल सकते हैं? डोंग सी यांग दंग रह गया। उसकी आंखें बंद थीं। हालांकि चू वैन को यह नहीं पता था कि डोंग तो डोंग जीविका के लिए क्या करता है, लेकिन उसे लगता था कि हर बार जब उसका चेहरा काला पड़ जाता था तो वह बहुत डरावना लगता था। इस तरह का डर किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ के प्रति सामान्य रूप से व्यक्त किया जाने वाला डर नहीं था, बल्कि कुछ बहुत अलग था। डोंग सी यांग से हर कोई डरता था, केवल ली जुन को इस तरह की चीजों की आदत थी। अगर इससे परिणाम नहीं मिलते हैं तो और समय बर्बाद मत करो। वह आग में घी डालने जैसा बोलता रहा। डोंग तो डोंग की आंखें और भी गहरी हो गईं। अगर कोई कहे कि मीटिंग शुरू होने पर उसकी हालत सिर्फ गुस्से की थी, तो अब गुस्सा शांत हो चुका था और उसके शरीर से एक जानलेवा आभा निकलने लगी थी। झो यून ने झांग फैंग को अपने बगल में बहुत धीमी आवाज में बुदबुदाते हुए सुना, मैं खत्म हो गया, मैं खत्म हो गया, मैं वास्तव में खत्म हो गया। ली शुन का अभी भी रुकने का कोई इरादा नहीं था।
डोंग सियांग ली शुन की ओर चला गया, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम बढ़ाया, एक आवाज ने चुप्पी तोड़ दी। मैं कर सकता हूँ। पांचों पुरुषों ने कमरे में मौजूद एकमात्र महिला की ओर देखा। झो यून ने अपना हाथ उठाया, उसकी जेट काली आंखें डोंग सियांग को घूर रही थी, स्पष्ट रूप से प्रतिबद्ध थी। मैं अकेले इस परियोजना को अच्छी तरह से कर सकती हूँ। खंड 2 अध्याय 18। तुम कर सकते हो? डोंग तो डोंग ने मानो कोई मजाक सुना हो। उसने ली तुआन को डांटना बंद कर दिया और चू वैन के सामने चला गया। चू वैन ने उस डर को दबा दिया जिसके कारण वह पीछे हटना चाहती थी। दरअसल ऊंची एड़ी के जूते पहनने के कारण वह लगभग डोंग टू डोंग जितनी लंबी थी। लेकिन डोंग टू डोंग का आकार बहुत बड़ा था, उसकी आभा बहुत ज्यादा थी। चू वैन को लगा कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति पहाड़ की तरह ऊंचा है। डोंग टू डोंग की क्रूर अभिव्यक्ति कम हो गई। शायद उसे लगा कि उसे एक लड़की पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इसलिए वह और भी ज्यादा लापरवाह हो गया। क्या तुम अकेले यह सब अच्छे से कर सकते हो? वह खिलखिलाकर हंसा। मैं कुछ नहीं कर सकता, चू वैन ने जवाब दिया। डोंग टू डोंग ने हंसते हुए अपने हाथ कमर पर रखे, अपनी ठोड़ी को ऊपर उठाकर एक वरिष्ठ की तरह उसकी ओर देखा, फिर अपना सिर घुमाकर ट्रुओंग फोंग से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? ट्रुओंग फोंग ने जल्दी से कहा, चू वैन। ओह, चू वैन, डोंग सी यांग ने इत्मीनान से कहा, शायद आप हमारी कंपनी की संस्कृति के बारे में कुछ नहीं जानते। क्या इस बेवकूफ कंपनी में अभी भी संस्कृति है? डोंग सी यांग, हमारा नियम है कि हम बॉस के प्रस्ताव को यूं ही स्वीकार नहीं कर सकते। उन्होंने चू वान से ऐसे कहा जैसे किसी बच्चे को चिढ़ा रहे हों। स्वीकार करने का मतलब है सैन्य आदेश प्राप्त करना। क्या आप जानते हैं कि सैन्य आदेश क्या होते हैं? प्राचीन समय में जब लड़ने के लिए मार्च किया जाता था। मुझे पता है कि सैन्य आदेश क्या होते हैं, चू वान ने कहा। यह अच्छी बात है। डोंग सियांग ने जो यू से पूछा, तो क्या आप अभी भी जारी रखना चाहते हैं? सामान्य महिलाओं की तुलना में स्त्री और वास्तव में समझ जाएगी कि उन्हें क्या करना चाहिए। वह अभी भी मदद नहीं कर सकता है, लेकिन इस पर्वत से हमेशा एक और पहाड़ ऊंचा होता है। विशेष कंपनी संस्कृति, ठीक कहा। डोंग टू डोंग अच्छे मूड में था। आज से वो तुओंग वो डिच परियोजना आपकी है। इतना कहकर उसने अपना स्वर बदल लिया, उसकी आंखें भी गंभीर हो गईं। अगर भविष्य में तुम्हें कोई परिणाम नहीं मिलता है, तो तुम्हें अपना सामान समेटकर चले जाना चाहिए। फिर उसने ताली बजाई, बैठक स्थगित। इस बैठक के बाद डोंग सी यांग का मूड बहुत अधिक शांत था और उसने काम करते हुए एक गाना भी गुनगुनाया। मैं वास्तव में नहीं जानता कि आप क्या सोचते हैं। काम के बाद झो यूं अजय जनरल की परियोजना को संशोधित करने की योजना पर चर्चा करने के लिए झाओ टेंग को खोजने गया। झाओ टेंग ने भौहें सिकोड़ी और झो यूं से कहा, तुम इतने स्वतंत्र हो कि तुम नौकरी की तलाश कर रहे हो? झो यूं, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम इतने स्वतंत्र हो कि तुम नौकरी की तलाश कर रहे हो? झाओ टेंग ने और भी भौहें सिकोड़ी, झो यूं द्वारा लिखी गई संशोधित योजना को पकड़े हुए, इसे बहुत तेजी से पलटते हुए, ठीक उसी तरह जैसे जब उसने पहली बार झो यूं के बायोडाटा को देखा था। यह बस एक त्वरित नज़र थी। इसे पढ़ने के बाद उसने इसे मेज पर रख दिया, अपनी नाक रगड़ी और बहुत देर तक चुप रहा। क्या? झो यूं ने पूछा, क्या संशोधित सामग्री में कोई समस्या है? सीधे सीधे कहो। जितना विस्तृत होगा उतना बेहतर होगा। झाओ टेंग ने चारों ओर देखा। कंपनी अभी काफी खाली थी। डोंग सी यांग झांग फैंग को व्यापार पर चर्चा करने के लिए बाहर ले गया। ली शुन दस्तावेजों की तलाश में गया था, इसलिए उसने छुट्टी मांगी। कोने में सिर्फ क्वाच द किट ही बचा था, जो ग्राफिक डिजाइन में डूबा हुआ था। ट्रियू डांग ने चू वैन से फुसफुसाते हुए कहा, मेरे पीछे आओ।
चू वैन ट्रियू डांग के पीछे आपातकालीन निकास तक गया। यह जगह एक सार्वजनिक धूम्रपान क्षेत्र है और इस मंजिल पर 7 या 8 कंपनियों के कर्मचारियों के लिए एक जगह भी है जहां वे आराम कर सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। झाओ टेंग ने दरवाजा बंद किया और सीधे मुद्दे पर आ गया। आप राष्ट्रपति डोंग को ढूंढें और नरमी से बात करें। क्या? डोंग सी यांग एक ऐसा व्यक्ति है जो नरमी पसंद करता है, न कि कठोरता, खासकर महिलाओं के मामले में। उसका स्वभाव हमेशा जीतने की चाहत रखने वाला होता है। यदि आप हठपूर्वक उसका सामना करते रहेंगे तो आपको निश्चित रूप से नुकसान होगा। झो यूं, क्या हम योजनाओं पर चर्चा करने के लिए बाहर नहीं जा रहे हैं? झाओ टेंग ने भौहें सिकोड़ी और कहा, जिन चीजों पर चर्चा की जा सकती है और निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है वे चर्चा के लायक हैं। झो यूं, कोई निष्कर्ष क्यों नहीं हो सकता? क्या आपको लगता है कि मेरी संशोधित योजना की सामग्री में कोई समस्या है? झाओ टेंग थोड़ा शर्मिंदा हुआ। कोई समस्या नहीं है। यह ठीक है क्योंकि कोई समस्या नहीं है इसलिए एक बड़ी समस्या है। उसने अपनी पिछली जेब से मुड़ी हुई योजना निकाली और तत्काल कहा, आपके इन 2 कागजों में कितना काम समाया हुआ है? काम? क्या आप जानते हैं? सबसे पहले हमने मार्शल जनरल को लोगों को मारने में सक्षम होने के लिए डिजाइन किया था। बस एक मार्शल पावर वैल्यू सेट करें। हर बार जब मार्शल पावर वैल्यू बढ़ती है तो यह थोड़ा तेजी से हमला करेगा, निचले स्तर पर धीमी गति से हमला होगा। यदि आप इस तरह से बदलाव करना चाहते हैं तो अब तक हमने जो खेल लिखा है वह पूरी तरह से बेकार हो जाएगा। झो यून चुप रहा और फिर बोला, हमारे इस खेल की 2 विशेषताएं हैं, एक तो सेटिंग, दूसरा युद्ध का रूप। बाजार में 90% युद्ध रणनीति खेल 3 साम्राज्यों के बारे में है और हमारा खेल युद्धरत राज्यों के बारे में है। युद्धरत राज्यों का इतिहास 3 राज्यों जितना प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन इसकी विषय वस्तु 3 राज्यों से कहीं अधिक बड़ी है। किन शी हुआंग ने जागीरदार राज्यों को नष्ट कर दिया और चीन को एकीकृत किया। अगर हम खिलाड़ियों को खेल में भूमिका निभाने का आनंद दे सकते हैं तो यह निश्चित रूप से एक सफलता होगी। झाओ टेंग ने झो यू द्वारा कही गई हर बात को समझा। यही कारण था कि उन्होंने पहली बार इस सेटिंग को चुना। लेकिन सोचना तो सोचना है, करना तो करना है। वर्तमान गेम सामग्री बहुत सरल है, यहाँ तक कि सड़क पर लड़ने के लिए गिरोहों को बाहर निकालना भी इतना दिमागी नहीं है। झो यू ने आगे कहा, इसके अलावा अब हमारे सभी खेल 3 राज्यों के ढांचे पर आधारित हैं। यहाँ तक कि कला डिजाइन भी एक जैसा है, जिसके कारण इस खेल में सब कुछ गलत है। उसने झाओ टेंग के हाथ से योजना ली और पहले पृष्ठ पर पलटी। कवर पेज पर किन शी हुआंग की एक तस्वीर थी, जिसमें वह घोड़े पर सवार होकर खेल का विज्ञापन करने के लिए सेना को उत्साहपूर्वक आदेश दे रहा था। झाओ टेंग, इसमें क्या गलत है? झो यून ने किन शी हुआंग के सवार घोड़े की ओर इशारा करते हुए कहा, युद्धरत राज्यों की अवधि के दौरान कोई काठी या रकाब नहीं थे। रकाब केवल हान राजवंश के दौरान दिखाई दिए। झाओ टेंग ने असहाय होकर अपना सिर उठाया। झो यून ने किन शी हुआंग के कपड़ों की ओर इशारा किया। शर्ट पर पैटर्न आग है। किन शी हुआंग 5 तत्वों में विश्वास करते थे। काला रंग जल का प्रतीक है, इसलिए किन लोग काले रंग की पूजा करते थे। किन शी हुआंग ने समारोह की अध्यक्षता करने के लिए कभी भी इतना चमकीला पीला परिधान नहीं पहना होगा। इसके अलावा ठीक है, ट्रियू डांग ने उसे बीच में टोका। उसने गहरी सांस ली और दर्द से सलाह दी, दूसरी बहन, जो लोग यह खेल खेलते हैं वे तुम्हारे स्तर के नहीं हैं। इतना कुछ कौन जानता है? कोई नहीं देख सकता। चू वान ने योजना को एक तरफ रख दिया और कहा, आप बस खुद को बेवकूफ बना रहे हैं। खिलाड़ी हमेशा आपकी कल्पना से अधिक चतुर होते हैं। तुम्हारे घटिया ग्राफिक डिजाइन निश्चित रूप से गेम के नतीजों को प्रभावित करेंगे। झाओ टेंग असमंजस में था।
उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि झो यून जैसी शख्सियत से कैसे निपटना है। इंटरव्यू के पहले दिन से ही इस लड़की के पूरे शरीर से एक कुलीन व्यवहार झलक रहा था। झाओ टेंग की डेस्क झो यून के पीछे थी और उसने हमेशा उस पर ध्यान दिया था। वह हमेशा सीधी बैठती थी और उसकी स्क्रीन हमेशा चालू अवस्था में रहती थी। चाहे लंच हो या ब्रेक, उसने उसे कभी कोई मनोरंजन वेबसाइट खोलते नहीं देखा था। वह कंपनी में सबसे औपचारिक कपड़े पहनने वाली व्यक्ति भी थी। हालांकि डोंग सी यांग भी कूल दिखने के लिए काम पर सूट पहनता था, लेकिन वह वास्तव में एक प्रथम श्रेणी का गैंगस्टर था। झो यून अलग थी। वह वास्तव में उस तरह की व्यक्ति थी जो इस उच्च श्रेणी के कार्यालय पोशाक पहनने के लिए उपयुक्त थी, जिसे उसके रिज्यूमे से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। झाओ टेंग एक बड़े संघर्ष में पड़ गया। उसने बार बार इसके बारे में सोचा और अंत में अपना चेहरा रगड़ा। यह गेम अगले महीने सबसे देर से रिलीज होना है। अगले महीने के अंत में बदलाव करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। यह सही है, झो यून ने कहा, इसलिए मैं आपके साथ चर्चा करने आया हूँ। क्या हम इसे पूरा करने के लिए अधिक समय पाने के लिए पोस्ट रिलीज अपडेट पद्धति को अपना सकते हैं? पहले कुछ ध्यान खींचने वाली लड़ाइयाँ जारी करें, फिर उन्हें महीने में एक बार अपडेट करें। मासिक अपडेट। यह शब्द फी यांग कंपनी के लिए बहुत ही विदेशी है। वे जो गेम बनाते हैं, वे ज्यादातर एक बार डाउनलोड करने वाले होते हैं। रिलीज होने के बाद वे उनकी परवाह नहीं करते, बस उन्हें बाजार के बीच में छोड़ देते हैं। हमारे मालिक सही हैं, झो यू ने कहा। व्यापार जगत एक युद्ध का मैदान है, इसलिए उत्पाद हथियार हैं। अगर युद्ध की तैयारी के लिए चाकू को तेज करने का समय पूरी तरह से न हो, तो युद्ध सिर्फ एक विनाशकारी हार हो सकती है। हमारे मालिक, झाओ टेंग ने इस शब्द पर ध्यान दिया। उसने ऐसा कहा और तुम नाराज नहीं हो, लेकिन तुम फिर भी उसे हम का श्रेय देते हो। झो यून ने अपना सिर हिलाया। यह एक गौण मुद्दा है। हमें पहले इस प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से करना होगा। झाओ टेंग ने अपना सिर झुकाया और 2 बार इधर उधर घूमे। आखिरकार अपना मन बनाते हुए झो यून से कहा, मुझे पता है कि तुम प्रतिभाशाली हो, लेकिन यह प्रोजेक्ट पहले बेतरतीब ढंग से किया गया था। विचार अस्पष्ट था और नींव ठोस नहीं थी। ठीक है, इस बार तुम मिस्टर डोंग के पास आओ। वह एक भयंकर और दुष्ट व्यक्ति हो सकता है, लेकिन वह अपने सैनिकों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करता। यह कहने के बाद उसने एक गहरी सांस ली। चलो अगले प्रोजेक्ट पर चलते हैं। हम अगले प्रोजेक्ट पर अच्छा प्रदर्शन करेंगे। दरअसल मैं भी एक अच्छा खेल लिखना चाहता था, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला और मेरे पास सहयोग करने वाला कोई नहीं है। झो यून, और कुछ नहीं। झाओ टेंग, क्या? झो यून ने योजना को आगे बढ़ाया। यही होना चाहिए। झाओ टेंग ने धैर्य खो दिया। मैंने कहा कि यह परियोजना बहुत परेशानी वाली है। झो यून, इस खेल का मूल विचार ठीक है। झाओ टेंग, बहुत परेशानी वाली। झो यून की आवाज जोरदार नहीं थी। वह हर शब्द को दृढ़ता से कह रहा था। यही है, इसे अच्छी तरह से करने के बाद ही अगला करें। झाओ टेंग बेहोश होने वाला था। अपनी पूरी ताकत से अपनी गर्दन खुजला रहा था। वह अभी भी झो यून को समझाने का इरादा रखता था। ऐसा करना समय की बर्बादी है। हमें प्रत्येक लड़ाई का विस्तार से अध्ययन करना होगा और युद्ध प्रणाली को भी फिर से डिजाइन करना होगा। चलो इस खेल को थोड़ा सरल बनाते हैं, ताकि हम बाजार के रुझानों के बारे में जान सकें। झो यून ने अपना सिर हिलाया। कंपनी ने पहले ही बहुत शोध किया है। अगर हम किसी अन्य गेम में निवेश करते हैं, तो इसमें बहुत पैसा खर्च होगा और हमें इसे फिर से बनाना होगा। शर्मीले मत बनो, बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो। अब मैं इस परियोजना के लिए जिम्मेदार हूँ। भले ही कोई समस्या हो, बस इसे मेरे पास ले जाओ। इसमें तुम शामिल नहीं होगे। उसने बोलना समाप्त किया और जाने के लिए मुड़ी।
जब वह दरवाजे पर पहुंची तो उसने कहा, किसी ने मुझसे पहले कहा था, लोग हमेशा चीजें आसानी से नहीं कर सकते। त्रियु डांग को समझ में नहीं आया। क्या? चू वैन कुछ मिनटों के लिए चुप रहा, फिर मुड़ा और मुस्कुराया। इसका मतलब है कि लोगों को सक्रिय रूप से खुद के लिए परेशानी तलाशनी होगी। इससे बचना बेकार है। उसने बोलना समाप्त किया और चली गई। त्रियु डांग को वहीं स्तब्ध खड़ा छोड़ दिया। काफी देर बाद वह शर्मा गया और दरवाजे पर चिल्लाया, क्या तुम और तुम्हारा दोस्त दुर्व्यवहार के लिए पागल हैं? वह अपने पैर पटकते हुए उसके पीछे भागा। दालान फिर से शांत हो गया, मानो अभी अभी हुई बातचीत बस एक क्षणभंगुर भ्रम थी। नीचे से केवल एक हल्की आह की आवाज आ रही थी। एक काली आकृति दीवार के सहारे झुककर धूम्रपान कर रही थी। ली तुआन ने अपना काम खत्म किया और कंपनी में वापस आ गया। वह भीड़ भरी लिफ्ट का इंतजार करने के लिए बहुत आलसी था, इसलिए उसने काम के बारे में सोचा और सीढ़ियां चढ़ गया। उसने झो यू और झाओ टेंग के बीच बातचीत का आखिरी हिस्सा सुना। उसे विचलित होना पसंद नहीं था, लेकिन अब झो यू का आखिरी वाक्य उसके विचारों को बाधित कर रहा था। उसने इस बात को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। इसलिए उसने इस बारे में और न सोचने का निर्णय लिया, सिगरेट को जमीन पर फेंक दिया और उसे बुझा दिया। जब उसने गलती से खिड़की के बाहर का दृश्य देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। शरद ऋतु के अंत में आकाश इतना नीला क्यों होता है? हरा रंग इतना चमकीला था कि लगभग अंधा कर देने वाला था। खंड 2 अध्याय 19। हालांकि त्रियो डांग इस परियोजना को करने से खुश नहीं था, फिर भी वह कंपनी का एक प्रोग्रामर था और डोंग टू डोंग उसके ऊपर निगरानी कर रहा था, इसलिए वह निश्चित रूप से इस मामले से बच नहीं सकता था। मूल रूप से झाओ टेंग ने सोचा था कि अगले महीने गेम रिलीज होने के बाद उसके खाली दिन आ जाएंगे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से न केवल उसका कार्यभार कम हुआ, बल्कि वास्तव में बढ़ गया। झो यून ने अनजाने में उसे कुछ अतिरिक्त कार्य सौंप दिए थे, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे, लेकिन झाओ टेंग को अभी भी लगा कि उसका काम अभी भी बहुत आसान था, या यूं कहें कि उसे किसी भी कठिन समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। पहले जब झांग फैंग टीम लीडर था, तो यह प्रोजेक्ट एक इमारत की तरह था जो तूफान में ढहने वाली थी। बस हवा का एक झोंका इसे हिला देगा। सुबह मेरे मन में एक विचार आया और दोपहर तक मैंने उसे अस्वीकार कर दिया। त्रियु डांग को हमेशा बहुत निराशा की स्थिति में काम करना पड़ता था। हमेशा काम का आधा हिस्सा ही पूरा करना होता था और फिर उसे ट्रोंग फोंग को सौंप देना होता था। चू वैन के लिए वह ट्रोंग फोंग से बिल्कुल अलग थी। वह स्पष्ट रूप से जानती थी कि उसे हर दिन, यहाँ तक कि हर घंटे क्या करना है। उसने एक विशाल संरचना बनाई। मुख्य स्तंभ कभी झुका नहीं होगा। फिर एक एक करके विवरण जोड़े, बेतरतीब ढंग से पैचिंग नहीं की बल्कि धीरे धीरे जड़ों से बढ़ते हुए, और फिर शाखाएं और ग्राफ्टिंग की। शायद पहले तो सब कुछ स्पष्ट नहीं था, लेकिन जैसे जैसे परियोजना आगे बढ़ी, झाओ टेंग को जल्दी से एहसास हुआ कि झो यूं काम करते समय बेहद सावधानीपूर्वक और तार्किक थी, जिससे उसके काम की गुणवत्ता और भी अधिक हो गई। उसने कभी भी कठिन समस्याओं को नहीं टाला, हमेशा अपने सामने आने वाली सभी बाधाओं को हल करने के तरीकों की तलाश में रही। पहली बार जब झाओ टेंग ने ऐसे वरिष्ठ नेता के अधीन काम किया, तो यह पहली बार था कि उन्हें पता चला कि परियोजना की प्रगति पत्रक सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं लिखी गई थी, और यह पहली बार भी था जब उन्होंने एक वास्तविक परियोजना पर काम करने का आराम महसूस किया। एक दिन झाओ टेंग सिगरेट पीने के लिए दालान में गया। 2 आदमी खिड़की के पास दीवार के खिलाफ झुक गए, प्रत्येक एक सिगरेट, प्रत्येक के बारे में सोचकर, एक खुश और एक चिंतित। टेंग, यह अभी तक शुरू नहीं हुआ है। सावधान रहें, अगर यह किसी भी समय राष्ट्रपति डोंग उग्र हो जाएगा, कोई संबंध नहीं।
झाओ टेंग ने इस पर विश्वास नहीं किया। अगर कोई संबंध नहीं है तो उसने यह क्यों कहा कि जब उसने नौकरी के लिए आवेदन किया था? क्या मैं तुम्हें भी नौकरी पर रखूंगा? तुम्हारे लिए चाकू ब्लॉक कर दूंगा, तुम्हें कंप्यूटर से लैस कर दूंगा। धिक्कार है, ऐसा मत सोचो कि दूसरे नहीं जानते। टाइटेनियम बॉक्स कूड़ेदान में है। ली शुन ने अपने मुंह में सिगरेट रखी और शांति से कहा, शायद यह इसलिए है क्योंकि मैं सुंदर हूँ। झाओ टेंग ने उसे चुपचाप देखा। क्या तुम गंभीर हो? ली शुन की अभिव्यक्ति इतनी शांत थी कि झाओ टेंग अनजाने में इस बेवकूफी भरे जवाब से सहमत हो गया। झाओ टेंग ने स्वीकार किया कि ली शुन बहुत सुंदर था, मुख्य रूप से उसके सुंदर चेहरे और विशेष स्वभाव के कारण, लेकिन वह यह वर्णन नहीं कर सका कि वास्तव में क्या विशेष था। ठीक है, यह सच है कि आप दोनों के शामिल होने के बाद कंपनी का माहौल बहुत बेहतर हो गया है। ट्रियो डांग ने कंधे उचकाए, सिगरेट बुझाई। मैं काम पर जा रहा हूँ। थोड़ी गति बढ़ाओ, ली शुन ने कहा। झाओ टेंग रुक गया। क्या? ली शुन दीवार से टिक गया। खिड़की के बाहर के नज़ारे को देखते हुए उसकी आवाज में भी एक सुस्त पीली रोशनी थी। अंतिम परीक्षण के दौरान वह बहुत धीमी होगी। आपको उस अतिरिक्त समय की गणना करनी होगी, अन्यथा आप निर्धारित तिथि पर नहीं पहुंच पाएंगे। आपको कैसे पता? अनुमान लगाओ। ली शुन ने झाओ टेंग की ओर देखा और कहा, कंपनी ने लंबे समय से कोई उत्पाद जारी नहीं किया है। ये 2 गेम बहुत महत्वपूर्ण हैं और इनमें बहुत निवेश किया गया है। अगर वे विफल होते हैं तो हम इस साल और अगले साल पैसा खो देंगे। झाओ टेंग ने भौहें सिकोड़ी, चुपचाप लिफ्ट से बाहर निकल गया। 3 सेकंड बाद वह वापस लौटा, दरवाजा धक्का दिया और ली शुन से कहा, झो यून अजय जनरल के लिए जिम्मेदार है। उसने राष्ट्रपति डोंग के सामने गारंटी दी है, चाहे कोई भी समस्या हो वह सब खुद ही सह लेगी। इसका दोष मुझ पर नहीं लगाया जा सकता। ली शुन ने उसे देखने के लिए अपना सिर घुमाया। वह ट्रियो डांग से काफी लंबा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसकी आंखें झुकी हुई होंगी, जैसे कि वह ऊपर से नीचे देख रहा हो। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस एक अर्थपूर्ण तो क्या कहा और चला गया। इन 2 शब्दों की वजह से ट्रियो डांग का आसान काम फिर से मुश्किल हो गया। उसने खुद इस बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ली शुन की आखिरी नज़र के प्रभाव के कारण हर बार जब वह और झो यून काम पर चर्चा करते थे तो वह अवचेतन रूप से उसे जल्दी करने की याद दिलाता था। झो यून ने भौहें सिकोड़ी। क्या थोड़ी देर हो गई है? झाओ टेंग ने भी पाया, जैसा कि ली शुन ने कहा था, निर्धारित तिथि जितनी करीब आती गई झो यून की प्रगति उतनी ही धीमी होती गई। उसकी भौहें और अधिक सिकुड़ती गईं और उसकी समस्या का समाधान अधिक से अधिक भ्रमित होता गया। कोई बात नहीं, यह लगभग पूरा हो गया है। झाओ टेंग ने झो यू को सलाह दी, मौजूदा सामग्री लॉन्च की तैयारी के लिए पर्याप्त है। क्या आपने शुरू से ही नहीं कहा था कि हम बाद में धीरे धीरे और जोड़ेंगे? झो यू कंप्यूटर के सामने बैठी थी। उसका चेहरा प्रोग्रामिंग कुंजियों पर टाइप करते समय मुस्कुरा रहा था और उसने हाँ का जवाब दिया। खेल की रिलीज की तारीख से आधे महीने पहले झांग फेंग ने बाजार का विकास करना शुरू कर दिया। हर दिन वह इतना थक जाता था कि वह जीना नहीं चाहता था। कंपनी से डोंग सियांग की अनुपस्थिति का लाभ उठाते हुए उन्होंने झाओ टेंग को गले लगाया और आकाश की शिकायत की। पद विज्ञापन है, वेतन है। पहले बहुत कुछ उत्पाद में निवेश किया गया था। जब विज्ञापन केवल कुछ हजार था तो इस बारे में क्या है? गुस्से में था। कंपनी के पास केवल 2 गेम हैं और यह सबसे महत्वपूर्ण चरण में है, लेकिन वह इसे अनदेखा करता है और परवाह नहीं करता है। हर दिन उसके साथ व्यापार के बारे में बात करने जा रहा है। कौन? ट्रियो डांग ने कंधे उचका दिए और खेल खेलना शुरू कर दिया। चू वैन ने अपना सिर घुमाया और ट्रोंग फोंग को घूर कर देखा।
ट्रुओंग फोंग की गति उसके जितनी अच्छी नहीं थी। वह डरपोक क्वैक द कीट को घूरने के लिए मुड़ा। परिणामस्वरूप जैसे ही उसने अपना सिर झुकाया, उसे ली तुआन की आकृति दिखाई दी। क्वैक द किट की मेज के सामने ली तुआन क्या देख रहा था? ट्रुओंग फोंग ने निर्णायक रूप से अपनी कुर्सी घुमाई और हमले का लक्ष्य बदल दिया। अरे पत्रकार, तुम क्या कर रहे हो? ली तुआन ने ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई। ट्रुओंग फोंग आगे बढ़ा और अपने हाथ में छपी तस्वीर को देखा। उस पर क्वैक द कीट द्वारा बनाया गया खेल वो तुओंग वो डिच का विज्ञापन था। उसने बीच में टोका, तुम क्या कर रहे हो? तुम हर दिन काम नहीं करते, बस खुद को एक जगह से दूसरी जगह घसीटते रहते हो। जियाओ गो से सीखो, वह बहुत मेहनती है। ली जुन ने फोटो मेज पर रख दी। यह फोटो अच्छी नहीं है। गो शिजी ने असहाय होकर अपना सिर उठाया। उसकी आंखें पहले से ही रैकून की आंखों की तरह काली हो गई थी। प्रगति में तेजी लाने के लिए उन्होंने लगातार 10 दिनों तक ओवरटाइम काम किया है। झांग फेंग ने गो शिजी के कंधे को खींचा और ली शुन से कहा, तुमने कहा था कि तुम बदल जाओगे। तुम कौन हो? क्या तुम नहीं देख सकते कि जियो गो इतना थक गया है? ली शुन ने गो शिजी से कहा, यह बहुत सामान्य है। झांग फेंग ने गहरी सांस ली। कंपनी के मानव संसाधन निदेशक के रूप में मुझे लगता है कि हमें बात करने के लिए कुछ समय मिलना चाहिए। ट्रुओंग फोंग ने अर्थपूर्ण ढंग से कहा, तुम्हारा पदोन्नति की चाहत रखना गलत नहीं है, लेकिन तुम्हें यथार्थवादी होना होगा। मैं तुम्हें याद दिला दूं, टीओ क्वैक की कंपनी में तुमसे भी ऊंचा पद है। अब भी इसे बदलने में देर नहीं हुई है। ली जुन ने झांग फेंग को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और गो शिजी से बात करना जारी रखा। गो शिजी बहुत थक गया था और उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। उसकी अभिव्यक्ति उदास थी। ली जुन नीचे झुका और गो शिजी की आंखों में देखा। मुझे पता है कि तुमने दुख झेला है, उसने धीरे से कहा, लेकिन यह तस्वीर विज्ञापन के लिए है। यह खेल का चेहरा है। खिलाड़ियों पर पहला प्रभाव डालने के लिए इसे अच्छी तरह से सजाया जाना चाहिए। क्वैक द किट ने उसे खाली आंखों से देखा। आप जानते हैं कि इस खेल की सामग्री खराब नहीं है ना? उसकी नाक के किनारों पर 2 धुंधली रेखाएं ली शुन के चेहरे को बेहद शांत बना रही थी। गो शिजी ने सिर हिलाया। खेल को पहले से बिल्कुल अलग तरीके से संशोधित किया गया था, यहाँ तक कि उसके जैसे व्यक्ति जिसने कभी गेम नहीं खेला, उसे भी यह बहुत दिलचस्प लगा। तो चलो इसे फिर से संशोधित करते हैं। इसके रिलीज होने तक प्रतीक्षा करें और आपके पास थोड़ा और खाली समय होगा। यदि आपके पास वास्तव में कोई विचार नहीं है, तो आप इसे करने के लिए किसी को ढूंढ सकते हैं। ली शुन सीधे खड़े हो गए। अपने बगल में झांग फांग की ओर इशारा करते हुए कहा, उसे पैसे डालने दो। झांग फांग, हाँ। उसने अभी बातचीत पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसने आखिरी 4 शब्द बहुत स्पष्ट रूप से सुने और आश्चर्य से पूछा, क्या? तुम्हारा क्या मतलब है कि मैंने पैसे डाले? मुझे पैसे क्यों डालने चाहिए? ली शुन ने झांग फांग की ओर देखा और अपनी सीट पर वापस आ गया। झांग फांग ने गो शिजी का हाथ पकड़ा, उसकी छाती थपथपाई और उसे आश्वस्त किया, चिंता मत करो जियो गो, मैं तुम्हारा समय बर्बाद नहीं होने दूंगा। मुझे लगता है कि यह तस्वीर बहुत सुंदर है। कोई समस्या नहीं है ना? टीम लीडर झो वहां खड़ा था। उसके हाथ उसकी कमर पर थे, जैसे कि वह विचारों में डूबा हुआ हो। बस 10 सेकंड बाद चायदानी ने फैसला किया, इसे बदलो। ट्रुओंग फोंग अवाक रह गया। ली शुन ने व्यंग्य करते हुए किताब खोली। गो शिजी का सिर टेबल पर झुका हुआ था। इससे पहले झो यून ने अपना सारा ध्यान गेमप्ले और गेम की प्रोग्रामिंग के अनुकूलन पर केंद्रित कर दिया था। गो शिजी के काम को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया था। जैसा कि ली शुन ने आज उसे याद दिलाया,
उसने भी पाया कि विज्ञापन की तस्वीर कुछ हद तक अनुचित थी। हालांकि सिर्फ जोर से कहना बेकार था। झो यून ने झाओ टेंग और गो शिजी के साथ पूरी दोपहर इस पर चर्चा की, लेकिन फिर भी समस्या का समाधान नहीं कर सका। झाओ टेंग की राय बहुत सरल थी, यह तस्वीर पर्याप्त प्रभावशाली नहीं है। गो शिजी ने पूछा कि तस्वीर को और अधिक प्रभावशाली कैसे बनाया जाए। झाओ टेंग ने कहा कि उसे नहीं पता। गो शिजी ऐसा लग रहा था जैसे वह अचानक मरने वाला था। झो यून को दया आ गई और उसने उसे काम से जल्दी जाने दिया। झांग फैंग अभी शौचालय से बाहर आया ही था कि उसने देखा कि झो यून उसे जाने दे रहा है और उसे रोकते हुए कहा, झो यून, तुम्हें यह अधिकार कब से मिला? तुम अभी भी दूसरों को अपनी मर्जी से काम से जाने देने की हिम्मत रखते हो? झो यून ने गो शिजी के कंधे को थपथपाया। गो शिजी ने अपना घिसा पिटा बैग पहना और चला गया। झांग फैंग ने आह भरी, ओह नहीं, यहाँ कोई व्यवस्था या अनुशासन नहीं है। मैं इस काम को देख रहा हूँ, यह कंपनी डूबने वाली है। चू वान क्वैक द किट की सीट पर बैठा छत की ओर देखता रहा, जबकि ट्रोंग फोंग शिकायत कर रहा था। वह बहुत थकी हुई थी, ट्रियू डांग और क्वच द किट से भी ज्यादा थकी हुई। दरअसल वो डिच के लिए काम की मात्रा अभी भी उसकी सहनशीलता की सीमा के भीतर थी। उसने कई ऐसे प्रोजेक्ट किए थे जो इस प्रोजेक्ट से कहीं ज्यादा जटिल थे, लेकिन उसे पहले कभी इतनी थकान और चिंता महसूस नहीं हुई जितनी अब हुई। क्योंकि वह जानती थी कि वह फोंग ची तिन्ह के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही है, इसलिए लाभ और हानि का विचार उसके लिए अत्यंत संवेदनशील हो गया। चू वान ने अपना चेहरा ढक लिया और गहरी सांस ली। मोबाइल फोन पर एक टेक्स्ट मैसेज अलर्ट की घंटी बजी। झो यून ने मैसेज पढ़ने के लिए फोन निकाला, जो चिढ़ाने वाले लहजे में भेजा गया था। प्रिय टीम लीडर झो, कलाकार तियान आपको डिनर के लिए घर बुला रहा है। खंड 2 अध्याय 20। जब झो यू चित्रकार तियान के स्टूडियो में पहुंचा, तो पूरा कमरा तले हुए फॉई ग्रास की सुगंधित गंध से भर गया था। तियान तुझू ने एप्रन पहन लिया और तेल की कड़ाही से लड़ने पर ध्यान केंद्रित किया। झो यून उसके पास गया, बार काउंटर पर बैठा और उससे कहा, आपका एप्रन बहुउद्देशीय है। तियान तुझू ने अपना ध्यान केंद्रित रखा, उसकी आंखें तेल की कड़ाही से कभी नहीं हटीं, और उसने जवाब दिया, हमें मितव्ययी होना चाहिए। लेकिन उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि उसने जो भी पहना था वह साफ था। चू वान का हाथ उसकी ठोड़ी पर टिका हुआ था। दरअसल तियान तुझू इस एप्रन का इस्तेमाल लंबे समय से कर रहा था, कम से कम 2 साल से, पेंटिंग और खाना पकाने दोनों के लिए, लेकिन यह अभी भी नया जैसा ही था। हंस के जिगर को तब तक तला गया जब तक कि 7 हिस्से पक न जाएं, और तियान तुझू ने उसे सावधानी से एक प्लेट पर रख दिया। इस समय झो यू ने अचानक पूछा, क्या आपको सफाई का शौक है? झो यू की आवाज से तियान तुझू की हरकतें अचानक बाधित हो गई। खाना पकाने का तेल करछुल से बहकर उसके एप्रन पर टपक गया। इसके तुरंत बाद फोई ग्रास भी नीचे गिर गया। वह घबरा गया और उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। इससे पहले कि फोई ग्रास जमीन पर गिरता, वह तियान तुझू के हाथ की हथेली में आ चुका था। उसने झो यून की ओर देखा, अपने शरीर पर लगी चर्बी की ओर इशारा किया, और उसे जवाब दिया, अगर मेरे पास कोई साफ सफाई करने वाला होता तो मैं तुम्हें अब तक बर्तन से पीट पीट कर मार डालता। झो यून ने उसके हाथ में फोई ग्रास को देखा। मैं इसे खाऊंगा। तियान तुझू ने नापसंदगी से देखा, तुम वाकई बहुत घटिया हो। उसने अपने हाथ में रखा कलेजे का टुकड़ा फेंक दिया और दूसरा हिस्सा बनाया। दीन तो ट्रुक एक बहुत अच्छा रसोइया था और भोजन पर शोध करने और उसे तैयार करने में भी कड़ी मेहनत करता था, इसलिए वह शायद ही कभी अस्वास्थ्यकर भोजन खाता था। दोनों एक छोटी सी मेज पर बैठकर खाना खा रहे थे।
ऐसा लग रहा था कि दीन तुट्रुक ने इस भोजन में बहुत मेहनत की थी। प्रत्येक व्यंजन सावधानी से तैयार किया गया था। चू वान ने खाने पर नजर डाली, फिर लाल वाइन की बोतल पर नजर डाली जिसे उसने खोला था। मन ही मन सोच रहा था कि यह खाना बिल्कुल भी सस्ता नहीं है। यह इतना शानदार क्यों है? उसने पूछा। दीन तुट्रुक, आपको इतनी मेहनत करते देखकर मैंने आपको खाने के लिए आमंत्रित किया। चू वान, एक सादा भोजन ठीक है। दीन तुट्रुक मुस्कुराया और कहा, कोई बात नहीं, मेरा काम हो गया है, अब मैं बहुत आज़ाद हूँ। जब चू वान ने सुना कि अब वह बहुत आज़ाद है, तो उसके दिमाग में एक विचार आया। वह वो तोंग वो डिच खेल के विज्ञापन के बारे में सोचती रही और डीएन तुट्रुक से मदद मांगना चाहती थी, लेकिन पूछने में शर्म आ रही थी। वह हिचकिचाती रही, स्वादिष्ट व्यंजन भी निगलने में असमर्थ रही और चुपके से तियान तुझू को सूप खाते हुए देखा। जैसे कि उसे छठी इंद्री हो, उसने अपनी आंखें उठाईं, बस समय रहते झो यूं को उसे देखते हुए पकड़ लिया। मुझे देख रहे हो? तियान तुझू ने उसे देखा। क्या बात है? उसने अपना सिर हिलाया, उदासीन होने का नाटक करते हुए पूछा, क्या तुम्हारे पास खाली समय में कोई योजना है? क्या तुम आराम करने के लिए फ्रांस वापस जा रही हो? तियान तुझू, नहीं। झो यू थोड़ा सीधा होकर बैठ गया। यह मुद्रा तियान तुझू ने स्पष्ट रूप से देखी। उसने अपना चाकू और कांटा नीचे रख दिया, अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया और मुस्कुराया। मिस चू, आईने में देखो, आपकी आंखें हेडलाइट की तरह चमक रही हैं। उसने तौलिया लिया और अपना मुंह पोंछा। बताओ, क्या हो रहा है? झो यू ने अपनी नाक के पुल को खुजलाया। आम तौर पर वह तियान शिवझू को चिढ़ाती थी, लेकिन वह जानती थी कि वह एक सच्चा कलाकार था। भले ही वह युवा था, लेकिन उसने पहले ही बड़ी उपलब्धियां हासिल कर ली थीं। उनकी एक पेंटिंग की नीलामी से मिलने वाली रकम उनके प्रोजेक्ट में किए गए निवेश से कहीं ज्यादा थी। कुछ हिचकिचाहट के बाद उसने आखिरकार उन्हें प्रोजेक्ट की मौजूदा समस्या के बारे में संक्षेप में बताया। तियान तुझू ने सुना और कहा, हाँ, मैं तुम्हें चित्र बनाने में मदद करूंगा। झो यून ने उसकी ओर देखा। तियान तुझू ने आगे कहा, मुझे लगा कि यह कोई बड़ी बात है, कल मुझे चित्रों के लिए अनुरोध भेजें। झो यून, इस तरह की पेंटिंग बनाने से आपके रचनात्मक करियर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तियान तुझू, कोई भी पेंटिंग एक पेंटिंग है, इस शैली और उस शैली के बीच कोई अंतर नहीं है। झो यून, क्या मैंने आपका समय बर्बाद किया? तियान तुझू ने हंसते हुए कहा, यह सच है कि अलग अलग पेशे पहाड़ों की तरह अलग अलग हैं। या आपको पिछले साल याद है जब मैंने आपसे शहर के कला विभाग की प्रणाली को उन्नत करने में मदद करने के लिए कहा था? झो यून, मुझे याद है। उस समय तियान तुझू से शहर के कला विभाग के निदेशक ने पूछा, जो उनके शिक्षक भी थे। वह इस एहसान से इनकार नहीं कर सकता था, लेकिन वह शर्मीली थी और कई अजनबियों के साथ सामूहिकरण करना पसंद करती थी। इसलिए उसने झो यूं से पूछा। मुश्किल? तियान एक्सायूझू, यह मुश्किल नहीं है। क्या आपको लगता है कि पर्याप्त है? चू वैन ने देखा, यह पहले वाला चिकना एप्रन था। डीएन तुट्रुक ने अपनी ठोड़ी उठाई और बिना किसी गरिमा के उसे आदेश दिया। इनाम यह है, यह पहले की तरह साफ होना चाहिए। यह कहने के बाद उसने कहा, सिर्फ हाथ धोना। अगले दिन झो यू राहत की स्थिति में काम पर चला गया। झाओ टेंग मदद नहीं कर सका लेकिन कह दिया, ओह, तुम अपनी बैटरी इतनी जल्दी चार्ज कर लेते हो। उसके ठीक विपरीत उसके बगल में गो शिजी था। हालांकि उसे कल रात ओवरटाइम काम नहीं करना पड़ा था, फिर भी वह थका हुआ लग रहा था, मानो वह दुख के सागर में तैर रहा हो। झो यूं उसके पास गया और उसे विज्ञापन फिर से बनाते हुए देखा। उसका कलम पकड़े हाथ कांप रहा था। उसे नहीं पता था कि वह क्या बना रहा है।
झो यू ने उसके हाथ से कलम खींच ली। क्या तुमने कल रात घर पर चित्र बनाना जारी रखा? गो शिजी ने कमजोरी से ओह कहा। झो यू, मैंने तुम्हें आराम करने के लिए कहा था, फिर आराम करो। गो शिजी, इस तरह से तुम्हारे पास समय नहीं होगा। झो यू, कोई बात नहीं, मैंने इसे बनाने में किसी और की मदद ली है। गो शिजी ने उसे देखने के लिए अपना सिर उठाया। कौन है? झो यू, एक दोस्त। गो शिजी काफी असहज थी। उसका स्तर क्या है? क्या वह हमारे प्रोजेक्ट को समझता है? झो यू, चिंता मत करो, मैंने उसे पहले ही अनुरोध भेज दिया है। जब वह स्केच पूरा कर लेगा तो हम साथ में इस पर चर्चा करेंगे। अगर कोई समस्या होगी तो हम उसे ठीक कर देंगे। काम से छुट्टी मिलने से पहले तियान शियुझू का स्केच भेजा गया। जिस क्षण झोयू ने चित्र देखा, उसका पूरा शरीर पसीने से तर हो गया। तियान शियुझू ने खिलाड़ी के दृष्टिकोण के आधार पर यह चित्र बनाया। मुख्य पात्र लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र से बाहर निकल आया। उसकी आंखों से सभी ने विशाल और उजाड़ प्राचीन युद्ध के मैदान को देखा। डीएन टू ट्रुक एक चित्रकार था जिसे मानवीय इंद्रियों का अध्ययन करना पसंद था। इसके अलावा, क्योंकि वह बहुत छोटा था, वह अक्सर अपनी शैली को व्यक्त करने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल करता था। इस पेंटिंग में निर्मित दृश्य और प्रभाव सामान्य वीआर परिप्रेक्ष्य से पूरी तरह से अलग है। एक, वह दर्शक को यह भ्रम देने के लिए एक छोटी सी चाल का उपयोग करता है कि वह पेंटिंग में मौजूद व्यक्ति है। एक, वीआर आभासी वास्तविकता या वर्चुअल रियलिटी, अंग्रेजी में वर्चुअल रियलिटी, संक्षिप्त रूप में वीआर, एक शब्द है जो कंप्यूटर सिम्युलेटेड वातावरण का वर्णन करता है। अधिकांश वर्चुअल रियलिटी वातावरण मुख्य रूप से कंप्यूटर स्क्रीन पर या होलोग्राफिक चश्मे के माध्यम से दृश्य प्रदर्शन होते हैं, लेकिन कुछ सिमुलेशन में ध्वनि या स्पर्श जैसे अन्य संवेदी इनपुट भी शामिल होते हैं। चूंकि ड्राइंग में व्यक्ति का दृष्टिकोण आगे की ओर है, इसलिए झो यून खुद को भी भौहें सिकोड़ते हुए देख सकता था। हालांकि वह मुख्य पात्र का चेहरा नहीं देख सकती थी, लेकिन वह दूसरे व्यक्ति के हाव भाव को आसानी से महसूस कर सकती थी। काम के बाद सभी लोग फोटो देखने के लिए इकट्ठे हुए। बहुत बढ़िया, ट्रियू डांग ने अपनी बाहें पार की। यह तस्वीर वाकई आकर्षक है। ट्रोंग फोंग ने भी इसे देखा और उसका खून खौल उठा। बहुत बढ़िया, यह वाकई बहुत अच्छी है और इससे भी बेहतर होनी चाहिए। उसने झोयू के कंधे पर थपथपाया। चलो, जल्दी से इस व्यक्ति को कंपनी में ले आओ। जियाओ गो, कला निर्देशक के रूप में तुम्हारा पद हिलने वाला है। गो शिजी भी तस्वीर देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने अपना सिर घुमाया और झोयू से कहा, अंदर आओ। मैं इसे कला निर्देशक का पद दूंगा। डोंग सियांग ने व्यवसाय पर चर्चा समाप्त की और कंपनी में वापस आ गया। यह देखकर उसने तुरंत कहा, अंदर आओ, मैं इसे कला निर्देशक बना दूंगा। झोयू अवाक रह गया। जब सभी अभी भी चर्चा कर रहे थे, झोयू ने अपना सिर घुमाया और ली शुन से पूछा जो अंतिम पंक्ति में खड़ा था, क्या यह तस्वीर ठीक है? ली शुन ने अपना सिर घुमाया और चला गया। झाओ टेंग ने इसे देखा और संदिग्ध रूप से पूछा, क्या हुआ? क्या तुम नाराज हो? झोयू ने उसकी पीठ की ओर देखा। मुझे नहीं पता, विज्ञापन छवियों की समस्या हल हो गई थी, लेकिन विज्ञापन लागत की समस्या अभी भी कई हजार युआन खर्च करने थे। झोयू ने बहस करने के लिए डोंग सी यांग की तलाश की। वह निर्देशक के लिए आरक्षित चमड़े की कुर्सी पर बैठ गया, अपने पैरों को क्रॉस किया और अपने कानों को साफ करते हुए उदासीनता से सुनता रहा। जब झो यून का गला सूख गया तो उसने तिरस्कारपूर्वक कहा, महिलाओं को पैसे खर्च करने के बारे में क्या पता है? झो यून ने मेज पर रखे फाउंटेन पेन से उसे लगभग मार डाला। डोंग सी यांग ने कहा, आप हैंडबैग और सौंदर्य प्रसाधनों की खरीदारी करने जाते हैं, बाकी की चिंता मत करो।
फिर वह अपना ब्रीफकेस हाथ में लेकर चला गया। झोउ यून ने उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन झांग फैंग ने उसे पीछे खींच लिया और सीधे आपातकालीन निकास द्वार पर ले गया। ली शुन वहां धूम्रपान कर रहा था। झांग फैंग, ओह पत्रकार, तुम भी यहाँ हो। ली शुन ने झांग फैंग के हाथ को देखा जो झोउ यून को पकड़े हुए था, चुपचाप कुछ नहीं बोला। झोउ यून इतना क्रोधित था कि उसका चेहरा उतर गया। झांग फांग ने उसे सलाह दी। संयुक्त राष्ट्र ने एक पल के लिए कहा, मुझे एक वेतन नहीं मिलेगा। यह कंपनी के लिए एक योगदान पर विचार करें। यह मत सोचो कि राष्ट्रपति डोंग एक अनुचित मालिक है। अगर ऐसा होता तो हम इस कंपनी को बहुत समय पहले छोड़ देते। जब कंपनी पहले खतरे में थी, वित्तीय तंत्र में, हमने इस विचार का भी उल्लेख किया। उस समय अध्यक्ष डोंग ने कहा, अगर हमें मुश्किल दौर से उबरने के लिए वेतन में कटौती करनी पड़ी तो कंपनी मौत से दूर नहीं है। झोउ यून ने झांग फांग को संदेह से देखा। डोंग सी यांग ने ऐसा कहा। झांग फांग ने कंधे उचकाए। मैं थोड़ा फूला हुआ बोल रहा हूँ, लेकिन यही सामान्य विचार है, उसके बगल में बैठे किसी व्यक्ति ने व्यंग्य किया। झांग फांग ने पलटकर कहा, अरे पत्रकार, आप क्या सोचते हैं? ली शुन, यह डोंग जोंग बुरा नहीं है। बेशक, झांग फांग ने गर्व से कहा, हमारा डोंग जोंग बहुत दुर्जय है। उसने अपना सिर घुमाया और झोउ यून से कहा, चिंता मत करो, हालांकि पैसा ज्यादा नहीं है, मैं इसे केवल आवश्यक चीजों पर खर्च करता हूँ। मैं उन लोगों से अच्छी तरह परिचित हूँ जो नकली लाइक बढ़ाने में माहिर हैं, इसलिए मुझे छूट मिल सकती है, और जब यह रिलीज होगा तो मैं गेम को चार्ट के शीर्ष पर लाने की कोशिश करूंगा। झोउ यून अभी भी भौहें सिकोड़ रहा था। नकली लाइक बढ़ाना। ली जुन, जब तक आप एक बड़ी टीम को काम पर नहीं रखते हैं, और फिर आपको विज्ञापन के अन्य तरीके अपनाने होंगे, अन्यथा लाइक बढ़ाना बेकार है। हमें पार्टी बी को देखने के लिए लाइक की जरूरत नहीं है। उसने बोलना समाप्त किया, फिर एक सिगरेट जलाई और झोउ यून के सामने चला गया। अपना सेल फोन निकाला। क्या आप इस व्यक्ति को जानते हैं? उसकी आवाज सामान्य से ज्यादा ठंडी थी। झोउ यून ने चुपचाप स्क्रीन पर देखा। उस पर एक दयालु दिखने वाली महिला थी। झांग फांग भी देखने के लिए आया। स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं इस व्यक्ति को जानता हूँ। यह झाओ गोवेई है, इंटरनेट पर एक प्रसिद्ध स्टैंड अप कॉमेडियन, विशेष रूप से इतिहास पर व्यंग्य करने का शौकीन, बहुत मजेदार और बेहद लोकप्रिय। व्यक्तिगत मीडिया हाल ही में विकसित हुआ है, लेकिन इसका बहुत बड़ा चलन है। वास्तविक जीवन में छिपे हुए प्रतिभाशाली लोग अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए इंटरनेट मीडिया का उपयोग करते हैं। आप दोनों चाहते हैं कि वह विज्ञापन करे? नहीं, इस तरह के विद्वान विज्ञापन स्वीकार नहीं करते। पैसा बर्बाद करना बेकार है, ट्रोंग फोंग ने निर्णायक रूप से कहा। ली तुआन ने फिर पूछा, क्या आप जानते हैं चू वान? यह हमारे स्कूल के इतिहास के प्रोफेसर हैं। ट्रुओंग फोंग, क्या? झोउ यून झाओ गोवेई से पहले भी मिल चुकी थी। यह संयोग से नहीं था, वह अक्सर उससे कई बार मिलने जाती थी। चूंकि झाओ गोवेई अक्सर सामान इधर उधर छोड़ देती थी, इसलिए जब वह बाहर जाती थी तो या तो अपना भोजन टिकट या अपनी चाबी लाना भूल जाती थी। हर बार वह अपने पति को बगल के कार्यालय भवन में बुलाती थी ताकि वह मदद के लिए उसे ला सके। उसका पति अपनी पढ़ाई पर इतना ध्यान केंद्रित करता था कि वह भाग नहीं सकता था, इसलिए उसने अपने कक्षा उपाध्यक्ष से एक कामचोर लड़का बनने के लिए कहा। झोउ यून ने कहा, प्रोफेसर लिन। खंड 2 अध्याय 21। ली शुन के सुझाव ने झोउ यून को, जो विज्ञापन को लेकर सिरदर्द से जूझ रहा था, एक नया विचार दिया। अगर वह प्रोफेसर झाओ गोवेई को मदद के लिए बुला सकता है, तो यह वास्तव में खेल को बहुत बड़ा प्रचार दिलाएगा। इसके अलावा झाओ गोवेई के प्रशंसक युवा लोग हैं,
जो इतिहास से प्यार करते हैं, जो वो तुओंग वो डिच गेम के लक्षित दर्शक भी हैं। लेकिन चू वान को अभी भी थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। उस साल वे लापरवाह थे, जिससे इतना बड़ा झटका लगा, यह नहीं जानते कि इसका प्रोफेसर लैम पर बुरा प्रभाव पड़ेगा या नहीं। इसके अलावा जब यह घटना घटी तो चू वैन की आत्मा घबरा गई थी। इसे वास्तव में विदेश भागना कहा जाना चाहिए। 6 वर्षों में रेन डी को छोड़कर उसने कभी किसी अन्य प्रोफेसर या सहपाठी से संपर्क नहीं किया था। तो अचानक इस तरह से मदद मांगना। चू वैन ने 3 दिनों तक सोचा, हिचकिचाते हुए कि टीचर लैम को बुलाए या नहीं। ली शुन ने उससे कहा, सबसे खराब स्थिति में अगर हमें अस्वीकार कर दिया जाता है तो यह शुरुआती बिंदु पर लौटने जैसा है। इसके अलावा अन्य सभी मामलों में हम सभी को लाभ होता है, इसलिए संकोच क्यों करें। झो यू चुप हो गया। ली तुआन की कार्यशैली हमेशा से व्यक्तिगत भावनाओं पर ध्यान न देने की रही है। वह सिर्फ यही सोचता था कि अपने लक्ष्य को कैसे हासिल किया जाए, संसाधनों का अधिकतम उपयोग कैसे किया जाए, और बाकी सब को अनदेखा कर देता था। ली शुन, जब तक तुम पूछोगे मैं निश्चित रूप से सहमत हो जाऊंगा। झो यू ने उसके पीछे मुंह बनाया। ली शुन ने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ। जब तुम क्लास डिप्टी थे तब तुम इतने समर्पित थे। झो यू ने उसकी ओर देखा, अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो तुम उनकी मदद करोगे। ली शुन, बेशक। यह पहले से ही अंधेरा था, कंपनी में सिर्फ वे दोनों ही थे और बाहर रात बिल्कुल काली थी। ली शुन ने अचानक उदासीनता से कहा, ठीक उसी चित्रकार की तरह जो तुम्हें पसंद करता है, इसलिए उसने तुम्हारे लिए एक चित्र बनाया। झो यून अवाक रह गया। वह इस विषय पर उनसे चर्चा नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने फोन उठाया और मिस्टर लैम को फोन करने चली गई। अप्रत्याशित रूप से पीछे खड़े ली तुआन ने फिर भी रुकने से मना कर दिया। ठीक उन डरपोकों की तरह तुम भी बिल्कुल भी नखरेबाज नहीं हो। चू वैन ने पलटकर कहा, मैं भी। ट्रियू डांग कुछ भूल गया था, इसलिए वह उसे लेने के लिए कंपनी में वापस चला गया। संयोग से उसने उन्हें बहस करते हुए देखा, इसलिए उसने अपना मुंह बंद कर लिया और पीछे हट गया। कोई नहीं जानता था कि वे क्यों बहस कर रहे थे, यहाँ तक कि वे खुद भी नहीं। मानो उसने गलती से यह अप्रिय विषय उठा दिया हो। ली तुआन ने व्यंग्य किया, क्या तुमने उसके सारे स्पेयर पार्ट्स चेक कर लिए हैं? बाद में इंतजार मत करो। मैंने तुमसे कहा था कि मेरे लिए भी यही है। जितना ज्यादा वह बोलता गया, यह उतना ही अप्रिय होता गया। इसलिए झो यून ने बीच में टोकते हुए कहा, इस तरह दूसरों का अपमान मत करो। तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हें पसंद करता था? सड़क पर किसी से भी पूछो, क्या कोई अभी भी उस व्यक्ति को याद करता है जिसे वह 19 साल की उम्र में प्यार करता था? उसके बगल में बैठे झाओ टेंग ने अपना मुंह चौड़ा किया। अचानक ऐसी चौंकाने वाली खबर सुनकर वह थोड़ा नियंत्रण खो बैठा। ओह! ली शुन ने आश्चर्यचकित होने का नाटक किया और कहा, तो यह पता चला कि तुम अपने पहले वर्ष में मुझसे प्यार करते थे। दुर्भाग्य से उस समय मुझे तुममें कोई दिलचस्पी नहीं थी। झो यून, तुम नाटक करते रह सकते हो। ली शुन ने व्यंग्य किया, मुझे केवल एक व्यक्ति याद है जो मुझसे जोंक की तरह चिपका रहता था। प्रोग्रामिंग क्लास के दौरान हमेशा कक्षा से बाहर निकलने वाला आखिरी व्यक्ति होता था ताकि कंप्यूटर पर मेरा काम देख सके, और यहाँ तक कि मुझे स्वीकार करने के लिए कपड़ों पर हजारों युआन भी खर्च करता था। झो यून ने अपने होंठ सिकोड़े। ली शुन, मुझे याद है। सामान्य शिक्षा कक्षाओं के दौरान वह हमेशा मेरे पीछे बैठता था। जब से मैं कक्षा में प्रवेश करती थी, तब से लेकर जब तक मैं बाहर नहीं निकलती थी, तब तक मुझे देखता रहता था। कक्षा के दौरान मैं जो भी चित्र बनाती थी, वह उसे उठा लेता था। बताओ, वह कौन था? चौकीदार?
ली शुन के हर शब्द के साथ झो यून का दिल कांप उठा और अंत में उसकी छाती धड़कती रही। उसका चेहरा लाल और बैंगनी हो गया। उसे उससे बहस करने पर पछतावा होने लगा। वह उससे बहस कैसे जीत सकती है? उसने बस कुछ सामान्य शब्द कहे और वह पहले ही बुरी तरह हार चुकी थी। वह बहुत शर्मिंदा और अपमानित महसूस कर रही थी। वह नहीं जानती थी कि लितुआन को ये बातें क्यों पता थी। वे उसकी अनमोल यादें थी। उसे समझ नहीं आया कि उसने इन बातों का जिक्र इतने कठोर लहजे में क्यों किया। उनके बीच अनगिनत पछतावे थे, लेकिन जिस चीज ने उन्हें पहले भावुक कर दिया था, वह अभी भी मौजूद थी। उसे अतीत को उजागर करने की जरूरत क्यों थी? हर चीज को इस तरह बेकार बताकर उसका उपहास क्यों करना था? वह समझ नहीं पा रही है कि इस सब का क्या मतलब है। लेकिन उसने ली तुआन से नहीं पूछा। वह जानती थी कि अगर उसने पूछा भी तो कोई जवाब नहीं मिलेगा। उसे बस अपना गुस्सा निकालने के लिए एक जगह चाहिए थी। चू वान ने कुछ और नहीं कहा, अपना सिर हिलाया, ट्रियू डांग के पास से गुजरी और बाहर चली गई। घर में सिर्फ 2 आदमी बचे थे। झोयू के जाने के बाद ली एक्सन की अभिव्यक्ति एक पल में अंधेरा हो गया। अभी पूरी तरह से तिरस्कारपूर्ण अभिव्यक्ति से अलग है। ली एक्सन ने अभी भी अपना चेहरा अंधेरा रखा, एक शब्द नहीं कह रहा है। जैसा कि उन्होंने ग्राफिक्स कार्ड का उल्लेख किया, झाओ टेंग ने ड्रोल किया, अगर मेरे पास था, अगर कोई लड़की मुझे टाइटेनियम कार्ड देती है तो मैं उससे चिपक जाऊंगा और उसे जाने नहीं दूंगा। ली जुन ने बड़बड़ाते हुए कहा, तुम क्या जानते हो झाओ टेंग? मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम उससे जल्दी से जल्दी माफी मांग लो। अगर तुम उसे नाराज कर देते हो और छोड़ने के लिए कहते हो तो तुम बर्बाद हो जाओगे। ली जुन ने उपहास किया और कोई जवाब नहीं दिया। अगली सुबह झो यून ने काम से छुट्टी मांगी। झाओ टेंग डर गया। मैं बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया, वह नाराज होगी। उसने ली शुन को दोषी ठहराया। बकवास करने के लिए यह सब तुम्हारा दोष है। झाओ टेंग ने जोर देकर कहा कि ली शुन जाकर माफी मांगे, लेकिन वह निश्चल रहा। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं राष्ट्रपति डोंग को बता दूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि उसने तुम्हें चाकू मार दिया? ली शुन, मुझे उसके प्रोजेक्ट की प्रगति बताओ। झाओ टेंग, क्या तुम जारी रखना चाहते हो? ठीक है, 1 मिनट रुको। उन्होंने अजय जनरल के बारे में कई दस्तावेज लाई तुआन को भेजे। ली शुन ने भौहें सिकोड़ी और कंप्यूटर स्क्रीन बंद करने से पहले कुछ देर तक इसे देखा। झाओ टेंग ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या तुम पढ़ना जारी नहीं रखना चाहते? काम की मात्रा और बुनियादी वास्तुशिल्प डिजाइन को देखो। मुझे आश्चर्य है कि क्या तुमने इसे रिलीज होने से पहले ही पढ़ लिया है। ली शुन का चेहरा और भी गहरा हो गया। झाओ टेंग ने उसे धक्का दिया, जल्दी करो और माफी मांगो। एक रात के बाद ली शुन को होश आ गया था और उसे खुद भी कल रात की अपनी हरकतों पर अजीब लग रहा था। पीछे मुड़कर देखे तो ऐसा करने का कोई कारण नहीं था। वह बस उसके साथ परेशानी खड़ी करना चाहता था। ली तुआन के पास एक स्पष्ट प्रोजेक्ट प्लान था और वह प्रगति में बदलाव नहीं करना चाहता था। उन्होंने फो नेहत ट्रैक को फोन किया। जब फो नेहत ट्रैक ने फोन उठाया तो वह बहुत नाराज था। तुमने मुझे तब क्यों फोन किया जब मैं पढ़ा रहा था? इससे मुझे बहुत गैर पेशेवर महसूस हो रहा है। लाई तुआन, तो मैं फोन काट दूंगा। मत करो, फू यी झुओ ने हंसते हुए कहा। मुझे बताओ, क्या हुआ? ली शुन ने उसे संक्षेप में कहानी सुनाई। फू यी झुओ सुनने के बाद लंबे समय तक चुप रहा और अंत में बोला, तुम फिर से परेशानी खड़ी करने लगे हो। ली शुन चुप रहा। फू यी झुओ, पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछूं, क्या तुम अब भी उसे पसंद करते हो? ली शुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, नहीं। फू यी झुओ ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा, तो चलो उसे एक सहकर्मी की तरह ही मानते हैं।
ली शुन ने कुछ नहीं कहा। फू यी झुओ, यह वाकई अजीब है। अगर तुम उसे पसंद नहीं करते तो तुम उसकी और उस कलाकार की परवाह क्यों करते हो? ली शुन चुप रहा। फू यी झुओ ने आह भरी, मुझे वास्तव में नहीं पता कि इस मामले में तुम्हारे साथ क्या करना है। उसने तुम्हारी मदद करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी, लेकिन तुमने फिर भी उसे डांटा। तुम्हें संतुष्ट करने के लिए उसे क्या करना होगा? क्या करना है? ली शुन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और ठंडे स्वर में कहा, मैंने उससे कहा कि वह जो चाहे करे। मैंने उसे ऐसा करने के लिए बुलाया है, तो उसे जवाब देना ही होगा। मैं उसे इशारे से बुलाता हूँ। क्या तुम कुत्ता पाल रहे हो? फो नहत ट्रैक क्रोधित हो गया। मेरे पास एक विकृत व्यक्तित्व वाला भाई क्यों है? तुम्हारे जैसा निराशाजनक विकृत व्यक्ति। ली तुआन ने सिगरेट जलाई। ऐसे बेकार शब्द मत बोलो, उसने धीरे से कहा। मुझे उससे पूछने में मदद करो कि क्या हुआ और उसे जल्दी से काम पर लौटने के लिए कहो। फू यी झुओ, सपने देखो। ली जुन अवाक रह गया। फू यी झुओ, खुद से पूछो। तुम लगभग 30 साल के हो और तुम अभी भी चाहते हो कि कोई और तुम्हारी मदद करे। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने फोन काट दिया। ली तुआन ने गुस्से में अपना फोन पकड़ लिया। त्रियू डांग सुबह से दोपहर तक बड़बड़ाता रहा और ली तुआन से माफी मांगने को कहता रहा। लंच ब्रेक के दौरान लाई तुआन कुछ ताज़ी हवा के लिए बाहर जाना चाहता था। ट्रियू डांग भी उसके पीछे पीछे चला गया और लगातार उसे परेशान करता रहा। किसने सोचा होगा कि वे दरवाजे पर ही झो यून से टकरा जाएंगे। झो यून ने अभी फोन कॉल करना समाप्त ही किया था कि उसने ली जुन को देखा और कहा, मैंने पहले ही प्रोफेसर लिन से संपर्क कर लिया है। कृपया शनिवार को कुछ खाली समय की व्यवस्था करें। ली जुन ने चुपचाप उसकी ओर देखा और झाओ टेंग ने भी उसे खाली नजरों से देखा। क्या हुआ? झो यून ने उन दोनों की ओर देखा। क्या तुम दोनों खाना खाने जा रहे हो? इससे पहले कि झाओ टेंग कुछ कह पाता, ली जुन पहले ही पलटकर ऊपर चली गई थी। झो यू ने पीछे से आवाज लगाई, शनिवार को कुछ खाली समय का इंतजाम करो। क्या तुम मुझे सुन सकते हो? टीम लीडर। झाओ टेंग ने झो यू को बड़ी आंखों से देखा, उसकी मौजूदा भावनाओं को परखना चाहता था। झो यू, क्या बात है? झाओ टेंग, क्या तुम नाराज नहीं हो? झो यू को संदेह हुआ। किस बात पर नाराज हो? झाओ टेंग, कल रात। ओह, चू वैन शर्मिंदा था। मुझे आपको हंसाने के लिए खेद है। यह अतीत से एक छोटा सा कर्ज है। कृपया इसे मेरे लिए गुप्त रखें, किसी को न बताएं। बिल्कुल किसी को नहीं बताऊंगा, झाओ टेंग ने आश्वासन दिया। मुझे लगा कि तुम नाराज हो और काम पर नहीं गए। झो यूं, नहीं, मैंने आज सुबह अपने विश्वविद्यालय के प्रोफेसर झाओ गोवेई के पति से संपर्क करने के लिए छुट्टी मांगी थी। उन्होंने अपना फोन नंबर बदल दिया है। यह अच्छी बात है। यह देखकर कि चू वैन नाराज नहीं थी, त्रियू डांग को राहत मिली और वह उसके पीछे ऊपर चला गया। उसने और कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि चू वैन ने चाहे जो भी कहा हो, उन सूजी हुई आंखों से यह निश्चित रूप से साबित हो गया कि वह रोई थी। जब लिफ्ट ऊपर जा रही थी, ट्रियू डांग भावुक हो गया। क्या पागल दुनिया है, गलत प्यार का एक जीवन काल। झाओ टेंग ने शुरू में सोचा था कि उस बहस के ठीक बाद दोनों एक दूसरे से झगड़ते रहेंगे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से सिर्फ एक रात के बाद वे दोनों ऐसे व्यवहार करते थे जैसे कुछ हुआ ही न हो। उनके दिखावा करने की क्षमता ने झाओ टेंग को उनकी प्रशंसा करने पर मजबूर कर दिया। शुक्रवार की रात झो यून ने ली सुन को कल प्रोफेसर लिन से मिलने जाने की याद दिलाई। ली तुआन ने बस उह कहा। चू वान ने उसकी ओर देखा। उसे वह स्थिति याद आ गई जब उसने टीचर लैम को बुलाया था। उस समय उसने अभी अभी ली तुआन के साथ बहस खत्म की थी।
19 साल की उम्र में वह नाराज हो सकती थी क्योंकि ली तुआन ने उसे लियू तुतु के लिए होमवर्क करने के लिए कहा था और वह एसोसिएशन छोड़ना चाहती थी। वे तब बहुत हल्के थे, बिना किसी बोझ के। लेकिन अब वे 29 साल के हो चुके थे। झोउ यू फिर से गुस्से में नहीं जा सकता था। यह अभी भी वही वाक्य था। उनके बीच अनगिनत पछतावे थे। उनके पास पहले की तरह बर्बाद करने के लिए ज्यादा ऊर्जा नहीं बची थी। उसने प्रोफेसर लैम को बुलाया। पहले तो उसने उसकी आवाज पहचान ली। झोउ यून ने अपनी पहचान बताई तो उसे याद आया। यह झोउ यून है। बहुत दिनों से संपर्क नहीं हुआ। अब कैसी हो? क्या तुमने स्कूल खत्म कर लिया है? क्या तुम विदेश में रह रही हो? उसने संक्षेप में अपनी वर्तमान स्थिति बताई। प्रोफेसर लिन उसके शैक्षणिक स्तर से बहुत संतुष्ट थे। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारा भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल होगा। प्रोफेसर लिन की आवाज में कोई बदलाव नहीं आया। यह अभी भी वैसा ही था जैसा तब था जब वे उन्हें पढ़ा रहे थे। यद्यपि वह लगभग 60 वर्ष के हो चुके हैं, फिर भी वह आशावादी और खुले विचारों वाले हैं। इस परिचित भावना ने उसके मूड को धीरे धीरे शांत कर दिया और आखिरकार उसने पूछा, शिक्षक, क्या आपको अभी भी ली तुआन याद है? शिक्षक लैम ने गहरी सांस ली। बेशक मुझे याद है, वह बदमाश जिसने अपना भविष्य खो दिया। जैसे ही ली तुआन का उल्लेख किया गया, शिक्षक लैम की आवाज स्पष्ट रूप से बहुत शांत हो गई। जब वह अभी उससे बात कर रहा था, उससे बिल्कुल अलग। चू वान ने शिक्षक को ली तुआन की जेल से जल्दी रिहाई की कहानी सुनाई। टीचर लैम की भावनाएं अचानक बढ़ गईं, जिससे वह डर गई। उसने झोउ यून से बार बार पुष्टि करने के लिए पूछा। यह जानने के बाद कि वे एक ही कंपनी में काम कर रहे थे, वह इतना उत्साहित था कि उसने चाहा कि वह उनसे तुरंत मिल सके। शनिवार। इस शनिवार तुम दोनों सीधे मेरे घर आ जाओ। झोउ यून ने कभी नहीं सोचा था कि स्थिति इतनी जल्दी बदल जाएगी। जब तक उसने फोन नहीं रख दिया, उसे याद नहीं आया कि वह अजय जनरल के नुकसान का जिक्र करना भूल गई थी। उसने आह भरी। उसका मूड बेहद जटिल था। उसने सावधानीपूर्वक शिक्षक को बुलाया, प्रत्येक शब्द को ध्यान से चुना, लेकिन परिणाम उतना उपयोगी नहीं था जितना कि लाई तुआन का उल्लेख करने वाला वाक्य। यह स्पष्ट था कि मिस्टर लैम को ली तुआन की उससे अधिक परवाह थी। यह अभी भी बिल्कुल पहले जैसा ही था।